एक प्री क्लियर होना भी एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और पहले साल जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रिपरेशन भी छोड़ देनी चाहिए, मेरा बैंकिंग में भी कुछ नहीं होगा। जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप एक वक्त मॉरली भी ब्रेक हो जाते हो, आप फिज़िकली भी ब्रेक हो जाते हो, आप हर तरीके से ब्रेक हो जाते हो और आप किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते। कोविड का टाइम ऐसा था कि सबकी वही हालत थी। हम किससे कहें कि हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, क्योंकि जैसे मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ ना, हम लोग बहुत खानदानी रईस नहीं थे कभी भी। चाहे मेरा ननिहाल हो चाहे ददिहाल हो, एवरीवन इज़ लोअर मिडिल क्लास। तो ऐसा समय आ गया था कि हर कोई अपनी रोटी, एक वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। तो मैं कहीं भी जाके ये नहीं कह सकती कि मेरे को पढ़ा दो, मैं कर जाऊँगी। मैं किसी को ये विश्वास भी नहीं दिला सकती जाके, इवन इफ मुझे अपने पे विश्वास है, मेरी माँ को है, मेरी बहन को है, बट मैं किसी को इस बात का यकीन कैसे दिलाऊँ? लोग तो हमेशा डाउट करते हैं ना कि अरे हम लगा तो दें, पर क्या भरोसा तुम नौकरी ना पाओ। हेलो एवरीवन, सारे लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। आज अभी से इससे पहले भी मैं कई बार वीडियोज़ लेकर आया हूँ, लेकिन आज एक नया ट्रेंड चल रहा है पॉडकास्ट। तो पहली बार मैं एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ और हमेशा से मैं कभी भी किसी भी सिलेक्टेड बच्चे के साथ अगर लाइव सेशन ले रहा होता हूँ, तो सबसे बड़ा मेरा कारण ये होता है लेने का कि जब वो आपके सामने हों, तो जो सफलता और असफलता के बीच में अंतर है, उसको मैं डिफ़ाइन कर पाऊँ, उसको मैं डिफ़रेंशिएट कर पाऊँ। क्योंकि सफल होने वाले लोगों के लिए हो सकता है बहुत कम समय में किसी को सफलता मिल गई हो। बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग पीपल हो जो शायद अभी भी असफल हों, लेकिन उनको सफल हो जाना चाहिए था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक इंसान को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हर एक इंसान का वक़्त आता है, लेकिन एक समय के बाद। आज ये जो पॉडकास्ट मैं करने जा रहा हूँ जिस कैंडिडेट के साथ, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। क्या रहा, कैसा रहा, किस तरीके से रहा, एक-एक करके मैं कोशिश करूँगा कि आप तक उन तक उनकी बात पहुँचा पाऊँ। और जो लोग अपने आप से हार चुके हैं, जो लोगों को लग रहा है कि नहीं हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और मुलाकात आपकी करवाते हैं। इस बार एक नई सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्शन अड्डा की अपने इंट्रोडक्शन से उसकी शुरुआत करवाते हैं। बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, मेरा नाम सोनाली विश्वकर्मा है और मेरा आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है बड़ौदा ग्रामीण बैंक में। और मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेज सब इलाहाबाद से ही हुआ है। बीकॉम किया है मैंने ग्रेजुएशन से फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड एमकॉम भी मैंने किया है और अभी प्रिपरेशन किया है, तो आरआरबी क्लर्क मेरा क्लियर हुआ, वो भी इस कोचिंग के बदौलत। सोनाली, हाउ वाज़ द जर्नी? कैसी रही जर्नी ये जो आपने शुरू किया तैयारी करने का सफ़र और आज जब आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, सो हाउ वाज़ द कंप्लीट जर्नी ऑफ यू? सर, द जर्नी हैज़ बीन रियली डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अप डाउन्स थे। और फर्स्ट ईयर में तो मेरा एक प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। सेकंड ईयर में तो थोड़ा मुझे एक आ गया था कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्री क्लियर हो गया था। और एक एक प्री क्लियर होना भी एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और पहले साल जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रिपरेशन भी छोड़ देनी चाहिए, मेरा बैंकिंग में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैं नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ। अच्छा, तो कितना वक़्त लगा तैयारी करने में? सर, टोटल 2 साल लग गए, पूरे 2 साल। पूरे-पूरे 2 साल। यस, मतलब आज 2025 है तो 2022 के एंड से आपने शुरुआत किया तैयारी सर। करने का। 2023 की जनवरी में मैंने ये कोचिंग जॉइन की थी, 15 जनवरी, डेट मुझे कभी नहीं भूलूँगी मैं। अच्छा। अच्छा तो सोनाली, जो छोटी-सी चीज़ है, आपने कहा कि मैंने पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर नेट जेआरएफ किया, तो एक बड़ी लंबी जर्नी है। हाँ, तो उससे कोरिलेट मैं करके कुछ अगर पूछना चाहूँ तो इतना लंबा किया तो एक छोटा-सा प्रश्न है कि ऐसा कोई चीज़ है लाइफ में जिसको लेके आपको अफ़सोस है? यस सर, टाइम मैंने बहुत दे दिया, इस बात का मुझे बहुत अफ़सोस है। मैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकती थी, पर मुझे गाइडेंस ही सही नहीं मिली और मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ बीकॉम से जाके। फिर मुझे किसी ने कहा कि चलो एमकॉम कर लो, तो मैंने सोचा चलो एमकॉम कर लेती हूँ। अब एमकॉम करके घर बैठे हैं तो फिर लग रहा है क्या करें, तो किसी ने कहा अरे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर लो, तो फिर वो शुरू कर दिया। और इन सब के बीच में मेन फैक्टर रहा है ना कि सपोर्ट नहीं रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, सबसे सोनाली, क्या एज है आपकी? सर, मेरी एज 26। 26 साल। जी सर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया होगा अराउंड 20-21 साल। यस सर, 2019 में। 2019 में आपका ग्रेजुएशन हुआ। हाँ सर। फिर आपने पी ग्रेजुएशन मतलब कि 2019 में हुआ आपका। हाँ सर, पूरा तो 6 साल और मतलब बीच में 4 साल आपका वेस्ट। वेस्ट हुआ। यस। क्यों एमकॉम और नेट जेआरएफ क्यों वेस्ट हुआ?
वो भी तो सर ठीक है। सर क्योंकि कहीं न कहीं मैं जैसे घर पे बैठने से क्या होता है कि स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि मैं किसी चीज़ के लिए और इनिशिएटिव लूँ या कहीं पे भी कुछ हो नहीं रहा है, नेट जेआरएफ भी दे रहे हैं तो उसके मतलब एक होता है ना कि इंसान कट ऑफ तक पहुँच गया, बट मैं तो कट ऑफ के आस-पास भी नहीं थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया था घर पे रहते-रहते और वो 4 साल जो मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली तो मेरा टाइम बहुत ख़राब हुआ। मतलब जो नौकरी आज 26 साल में आपकी लग रही है, ये नौकरी आपकी 22 साल में लग जानी चाहिए। येस सर, डेफ़िनिटली। डेफ़िनेटली। येस सर। उम, इवन इफ 22 में नहीं तो 24 तक तो मैं तो इस बात सर का अफ़सोस है कि ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी समय आपका चला गया। सर बहुत बड़ा अफ़सोस है कि बहुत पहले जो अपॉर्च्युनिटी हाथ में आ सकती थी, वो इतनी देर से आ रही है। घर वाले भी वेट करते हैं हर चीज़ का। तो खुशी किस बात की है? खुशी है सिलेक्शन अड्डा जॉइन करने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने की या इस कोचिंग में जॉइन करना मतलब लाइफ़ का बेस्ट डिसीज़न रहा। इसमें मुझे कभी रिग्रेट ऐसा ऐसा आप बोल रही हो, ये सारे व्यूअर सोच रहे होंगे कि स सर ने बोला होगा ऐसा बोलने के लिए। नहीं, 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 किसी ने नहीं बोला है, ये मैं अपने मन से कह रही हूँ क्योंकि जो बच्चा जो नॉन कलेक्टेड होता है ना, वही जानता है दर्द। तो जो भी नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ये बेस्ट जगह है, यहाँ पे आइए, पढ़िए। 2 साल सर फीस भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा पापा का क्या रिएक्शन है? पापा क्या कहते हैं सर पापा तो सिलेक्शन के बहुत बाद? खुश हैं बहुत खुश है। और उनको उनको पहले तो विश्वास नहीं था कि निकलेगा इसका कुछ क्योंकि 5 साल मेरा चला गया उधर। तो मतलब पापा का बिलीफ लेवल तुम आपको लेके कम था? बहुत कम था, मम्मी का बहुत ज़्यादा था। मम्मी का सबसे ज़्यादा कौन बिलीव करता था कि हो जाएगा? मम्मी, सब अंधा विश्वास जैसे मैं रात में पढ़ती थी उठ-उठ के, हाँ, हाँ। अगर मेरा कल पेपर है, प्री है चाहे मेंस है, तो अगर मुझे रात में पानी भी पीना है, तो मम्मी मेरे साथ सोती हैं। तो वो अरे लाओ-लाओ मैं पानी ले आती हूँ। वो 1 बजे रात तक वो मुझे नहीं-नहीं मैं अब कर देती हूँ। 1-1 बजे 2-2 बजे मुझे चाय वही देती थी कि हाँ, तुम जाग के पढ़ो हम कर रहे हैं। मतलब मम्मी हर जगह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट मतलब फ्री कर रखा था। जैसे घर पे भी मुझे काम होता था, पर जब एग्ज़ाम टाइम आता था, तो उनका कहना होता था कि तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, काम हम देख लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। ना कभी खाना बनाने के लिए मुझे प्रेशर किया, ना घर के काम के लिए और मैं तो क्या करती थी कि खुद ही से एक्टिव रहती थी थोड़ा, जब पढ़ाई से ब्रेक लिया तो कर दिया। लेकिन घर से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा। मम्मी मम्मी हाउसवाइफ है? हाँ, अगर मेरा बस चले मैं नौकरी उठा के दे दूँ उनको। ऐसी चाहत मेरे ख्याल से भारत के हर बच्चों की होगी अपने माँ-बाप के प्रति इतना उनका लगाव होता है कि वो अपनी जान भी उनकी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं? सर पापा जल निगम में ड्राइवर हैं। जल निगम में ड्राइवर है। कितनी सैलरी होगी उनकी? सॉरी सॉरी सर टू आस्क। सर इट्स ओके सर सैलरी तो उनकी 45 टू 50 के अराउंड है बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी सैलरी रेगुलर नहीं आती मतलब वो 3 महीने में एक बार आ रही है या 4 महीने में एक बार आ रही है और कोविड का टाइम तो हमारे लिए ऐसा था कि 2 साल 1.5 से 2 साल अराउंड हमारी सैलरी नहीं आई तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी आई थी पढ़ाई भी छोड़ दी थी मैंने बीच में बस घर पीजी घर कैसे चलता है? घर चलाना तो बहुत मुश्किल होगा। सर घर तो किसी तरह पापा ने चलाया, खाना-पीना और वो सब किया। लेकिन उस टाइम पे ऐसा आ गया था कि घर में ये चीज़ हो गई थी कि पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पे एक वक़्त की रोटी नहीं आ पा रही है, वहाँ पे इंसान क्या ही सोचेगा पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया कि घर से ही अपना कुछ करने का शुरू किया, घर से ट्यूशन वग़ैरह पढ़ाना शुरू की और ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मैंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। रादर देन कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ और ये सब करूँ और नए कपड़े खरीदूँ, मैंने अपना सारा पैसा बचा के फ़ॉर्म भरा कोचिंग जॉइन की, यहाँ आई और उस तरह कर के मैंने अपने आप को खींचा आगे और इसमें मतलब मैं सोनाली कहूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पेट तक का भी कष्ट सहा है। हाँ सर, 2020 तो सबसे घटिया घटिया साल रहा है। तो लोग कहते हैं हमारा कोविड कितना अच्छा गया ये वो मेरे लिए तो बहुत ही बुरा गया। मतलब आर्थिक तरीके से भी आर्थिक भी और जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप एक वक़्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हो, तो आप मॉरली भी ब्रेक हो जाते हो, आप फिज़िकली भी ब्रेक हो जाते हो, आप हर तरीके से ब्रेक हो जाते हो और आप किसी से हेल्प भी नहीं माँग सकते। कोविड का टाइम ऐसा था कि सबकी वही हालत थी। हम किससे कहें कि हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? क्योंकि जैसे मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ ना, हम लोग बहुत ख़ानदानी रईस नहीं थे कभी भी। चाहे मेरा ननिहाल हो, चाहे ददियाल हो, एवरीवन इज़ लोअर मिडल क्लास। तो ऐसा समय आ गया था कि हर कोई अपनी रोटी एक वक़्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। तो मैं कहीं भी जाके ये नहीं कह सकती कि मेरे को पढ़ा दो, मैं कर जाऊँगी। मैं किसी को ये विश्वास भी नहीं दिला सकती जाके इवन इफ मुझे अपने पे विश्वास है, मेरी माँ को है, मेरी बहन को है बट मैं किसी को इस बात का यकीन कैसे दिलाऊँ? लोग तो हमेशा डाउट करते हैं ना कि अरे हम लगा तो दें पर क्या भरोसा तुम नौकरी ना पाओ। तो मतलब सोनाली उम्र भले 26 की है, लेकिन जीवन के हर अनुभव और
हर पड़ाव से होकर गुज़र जाए। मेरे माँ-बाप ने बोला था कि जीवन का जो सबसे बड़ा कष्ट होता है कि हे ईश्वर सबको सब कष्ट दो लेकिन खाने का कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए, पेट का कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़ा कष्ट इस धरती का कोई कष्ट नहीं। हाँ। ऐसी कष्ट से होकर आप उभरी हो और आज उस भगवान ने, उस ऊपर वाले ने, उस माँ-बाप की कृपा से आज ऐसी सीट पे बैठे हो और ऐसी जगह पे बैठे हो, मुझे लगता है कि ये पीढ़ी आपकी तो अब इस कष्ट से गुज़रने वाली नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये पीढ़ी इस कष्ट से नहीं गुज़रने वाली। मैं तो मनाती हूँ सबके लिए कि अभी कोविड जैसी सिचुएशन कभी ना आए। क्योंकि मैंने देखा है ना, मेरे घर में ज़्यादातर प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, तो मैंने सबका देखा है। मेरे पापा इवन इफ सरकारी में हैं वो, बट कोई हमें फ़ायदा नहीं है सरकारी में होने का। ये सबसे दुखदाई बात है। लोगों को लगता है कि अरे! ये तो कितनी लोग मुझे रिच समझते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा वहाँ लगता है। लोग मुझे, मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि मैं कितनी रिच हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, बट मुझे पता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। एक-एक रुपया बचाना, 5 जब स्टार्टिंग में कोचिंग जॉइन करी थी तो मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसे होते थे। तो मैं कोशिश ये करती थी, घर से निकलती थी तो कितना मैं पैदल अपना डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ कि मेरा किराया कम लगे। और बाहर आके 1 भी रुपए का कुछ ना खाना, ये सब मैंने किया हुआ है। मुझे घर से, जैसे मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि पापा की सैलरी रेगुलर नहीं थी, तो जब मेरे पास पैसे की शॉर्टेज आती थी तो मेरी दीदी मेरा सपोर्ट सिस्टम बनती थी। लेकिन मुझे उससे भी बोलने में खराब लगता था। ये बात घर वाले जानते भी नहीं है कि मैंने अकेले में भी बहुत अपने आप को वो किया है कि नहीं मैं कर लूँगी, मुझे पता है मैं इतना पैदल जा सकती हूँ। मुझे 2 किलोमीटर पैदल जाना है तो मैं जाऊँगी, बट मुझे वो 5-10 रुपए बचाना है। क्योंकि मैं उसको बिग पिक्चर पे देखती थी, रोज़ 10 रुपए बच रहा है, महीने का 300, इस तरह 3 महीने बचा ली, एक एक बार का फॉर्म आ जाएगा 900 रुपए का। क्योंकि फॉर्म की फीस तो कम होती थी। रियली सोनाली, हैट्स ऑफ टू यू। आज तो पहली बार लगभग डेढ़ 2 साल तक सिलेक्शन अड्डा में आप रही हो लेकिन कभी चेहरे से या कोई एक्टिविटी से मुझे इस तरीके की बात का एहसास नहीं हुआ, जो बात आज मुझे एहसास चल रहा है कि यहाँ तक पहुँचने में पेट तक का भी दुःख आपने झेला है। भगवान से एक ही विनय करूँगा कि भगवान हम लोग को इतना ताकतवर बनाइए और हर भारत के सारे अध्यापकों को इतना ताकतवर बनाइए कि वो अपने बच्चों को इस कष्ट से निकाल पाएँ। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी वही लोग करते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो आर्थिक तरीके से अक्षम होते हैं और कोई बड़े कोर्सेज़ नहीं कर सकते हैं। वही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और वही ऐसे सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, सरकारी नौकरी ही हमारे लोगों के लिए सम्मान, अभिमान और हमारे माथे का तिलक है। तो ईश्वर किसी को इतना कष्ट ना दे और हम लोग को इतना सशक्त बनाए, हम क्या हर भारत के अध्यापक को, कि हर एक बच्चों को उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा पाएँ। बहुत बहुत मतलब ये सुन के तो एज़ अ टीचर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज ये चेहरे की मुस्कुराहट बयाँ कर रही है वो कष्ट को, कैसे उस कष्ट को आपने झेला है और यहाँ तक अपनी सफलता को लेकर पहुँची हुई हैं। इसके लिए मैं बहुत दिल से बहुत ढेर सारा प्यार, सम्मान, आदर करते हैं आपका। सोनाली, बच्चों को क्या एडवाइस दोगे? जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो आपके क्लासमेट्स होंगे, बैचमेट्स होंगे या जो पढ़ रहे हों या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, क्या एडवाइस करोगे आप? सर एडवाइस तो मैं 2-4 पॉइंट मैं सोची हूँ कि जो मुझे लगता है सही, अ, कि गधों की तरह मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं सच बता रही हूँ। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए। मैं अपने एक एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कई लोग होते हैं जो वीक सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करते हैं और आगे चले जाते हैं। बट मैंने जो किया, मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पे ध्यान दो। और मैंने तो पूरे साल आपकी, इस साल तो मैंने आप ही की एडवाइस फ़ॉलो की थी। मुझे आज भी याद है जब मैं जुलाई में आई थी आपके पास कि सर मेरा नंबर नहीं आ रहा है, आपने बताया कि तुम इंग्लिश में अच्छी हो, इंग्लिश में इतने ले आओ, रीज़निंग में इतने का मार्जिन रखो, मैथ्स में इतने का रखो। क्यों, और मेरी मैथ्स खुद की बहुत वीक रही है, जैसे मतलब काफ़ी वीक रही है। तो मैं बस मैथ्स में क्या करती हूँ कि सिर्फ़ सेक्शनल और वो पार करती हूँ। और इंग्लिश और रीज़निंग मेरा बेस है, क्योंकि इंग्लिश रीज़निंग मेरी स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश से दिक शुभम सर ने जितना भी मैथ्स बताया उससे आप आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से सर आराम से मीन्स निकाला जा सकता है। सर यस सर, उनका उनका टेक्नीक सबसे बेस्ट है। मैंने मैथ्स के लिए, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी और टीचर को फॉलो नहीं किया, सिर्फ यहाँ के टीचर्स को फॉलो किया है। कई लोग कहते हैं कि रीजनिंग के लिए इसको कर लो, उसको कर लो, मैं नहीं जाती। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अगर मुझे कंटेंट ऑनलाइन मिल रहा है मैं लेती हूँ, बट टेक्नीक मैं सब यहीं की लगाती हूँ। सौरभ सर इज सफिशिएंट फॉर मीन्स। यस सर, एकदम। मतलब लोग तो, मुझे तो बहुत लोग 4 चीज़ें आगे बताते हैं कि अरे उनसे तो हमारा निकलता ही नहीं है। हम कहें कि हमारा तो निकल रहा है ना, हम भी तो हैं इधर। कुछ तो लोग तो कहेंगे लोगों। हाँ, लोगों का काम है कहना कि क्योंकि इनिशियली जब मैंने कोचिंग जॉइन की थी, तो मुझे मिस एडवाइस यहाँ से भी मिलती है।
जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सबको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो कई लोग मुझे आके कुछ भी एडवाइस देते थे, तो मैं नहीं मानती थी। मैं सबसे पहले आप ही के पास आती थी कि सर ये डाउट हो रहा है, इसको क्या करूँ? तो हुँ। जो आपने बताया है मैं सिर्फ़ उसी कदम पे चली हूँ और कंसिस्टेंट रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में। सोनाली, पढ़ने का एग्ज़ैक्ट सही तरीका क्या है? एग्ज़ैक्ट सही तरीका सर है, कहीं न कहीं आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हाँ। हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी, मैं ये नहीं बच्चे कह लैब रही हूँ। टेस्ट नहीं देते, उनको लैब टेस्ट कंपल्सरी है देना यस सर, चाहिए। डेफ़िनेटली। लैब टेस्ट में तो कोई मतलब लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए। हाँ। लैब टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, कुछ भी है, आप उसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए और आप अपने आप को कम्पीट करिए एट कोचिंग लेवल कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। भले ही आपकी रैंक आए चाहे ना आए, यू विल इम्प्रूव विद टाइम। बट कोचिंग लेवल पे आप अपने आप को कहाँ तक पाती थी? सर मैं तो इस साल तो मैंने देना मतलब इस साल लॉन्च हुआ तो मैंने देना शुरू किया टेस्ट और तो हर संडे के टेस्ट होते हैं। संडे के टेस्ट में तो मैं कभी टॉप 10 में नहीं आई। और ये मैं सबको बोल रही हूँ कि एकदम से डिमोरलाइज़ नहीं होना है क्योंकि मैं हुई हूँ और एक पॉइंट तो ऐसा था, हम 5 का ग्रुप था। महिमा, अंकिता, मैं, देव सब आए थे टॉप अच्छा, 10 में, तुम्हारे मैं 5 के वही ग्रुप थी। में कितने लोग सेलेक्ट हो गए? सर हम लोग 3 लोग सेलेक्ट हो गए हैं। 3 लोग सेलेक्ट। हाँ, 2 लोग अभी बाकी हैं। ठीक है, 2 लोग हो वो लोग जाए, भी हो जाएँगे इस कैंडिडेट साल। परफेक्ट हो जाएँगे। आज तो मतलब सोनाली बहुत कुछ लाइफ़ के बारे में भी सीखने में मिला। आज के पॉडकास्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सीख रहे हों या जो भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हों, जो भी जुड़े हुए हों, आप जो ये चेहरा देख रहे हैं सोनाली का, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन ये चेहरा आज भी मुस्कुरा रहा है और आज की ये कहानी जो मैंने सुनी, इस कहानी से पहले भी ये चेहरा जब भी हमसे मिला है तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए मिला है। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनना है, ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी को बिल्ड करना है कि ताकि सामने वाले को तुम्हारे दुःख का एहसास ना हो। मतलब मैं तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल हैविंग यू इन माय लाइफ एज़ अ स्टूडेंट। द होल सिलेक्शन ऑफ द टीम इज़ वेरी ब्लेस्ड कि सर यू सच वेरी हम्बल्ड। you such kind of student came our life and just proved कि हर परिस्थिति में जीता जा सकता, हर परिस्थिति में जीता जा सकता है, परिस्थिति कोई भी हो, कोई भी हो। एक मुझे बहुत शानदार सी एक शायरी मैंने अभी 2 दिन पहले सुनी थी, मुझे याद तो नहीं रहता शायरी, मैं अपने मोबाइल को यूज़ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि वो मैं बोलूँ कि वाक़ई बहुत बड़ी बात है, मतलब रियली हैट्स ऑफ टू यू और मैं वो शायरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन बस मैं देख के बोलूँगा, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा ज़िंदगी का सफ़र धीरे-धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी आया मगर धीरे-धीरे। तो जीवन में हर मंज़िल को हासिल किया जा सकता है, बस थोड़ा-सा समय लगता है। अपनी इच्छा शक्ति को शानदार करके रखिए, ऊर्जा के साथ रहिए। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी मंज़िल आपके सामने नतमस्तक होने वाली नहीं है। तो कल आपकी जॉइनिंग है, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। जाइए, जहाँ भी रहिए ऐसे माँ-बाप का नाम रोशन करते रहिए और हज़ारों लोगों को सिखाते रहिए कि आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती उस परिस्थिति में रह के तो आप भी कर सकते हैं। जाते-जाते एक छोटा-सा मैसेज। सर ये तो मैं जैसे ये मैसेज पहले भी लोग दे चुके हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से देना चाहती हूँ कि सक्सेस तक अगर आपको जाना है कोई भी जॉब के लिए तो कंसिस्टेंसी ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क। अपने स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और इसी तरह लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू सोनाली। थैंक यू सर।